हेलो, नमस्कार और पहला उत्तराखंड। आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक लिखने की डायरी है और दूसरी कलम है। ये कलम अभी से नहीं, बहुत पुरानी है और जहाँ तलवार से वार करते हैं वही कलम से जब अल्फाज निकलते हैं तो वो फिर क्रांति लेके आते हैं, है ना। सभी को पता है आज 31 जुलाई है और आज जन्मदिन है एक ऐसी महान शख्सियत का जो कलम के सिपाही हुए हैं, कलम के सैनिक हुए हैं, जिन्होंने अपनी कलम से न जाने क्या क्या लिखा है। बहुत खूब लिखा है। हम पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते रहेंगे, हमसे पहले भी लोग पढ़ते रहे हैं। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी, सबसे पहले उनको सत सत नमन। जहाँ तक उनकी जीवनी और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। सब दर्ज है किताबों में, सब दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। मैं जो बात कहता हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ और अपना अपने कुछ अल्फाज रख रहा हूँ उनके लिए। और इसके बाद जो प्रस्तुति है, जो भी लोग आके देंगे, यहाँ पर 3-4 प्रस्तुतियाँ हैं, आप देखेंगे उनको वीडियो में आगे बढ़कर। वो उनको एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, म्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से। कहते हैं कि अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं और बहुत कुछ लिख जाते हैं। ये ज़ुबान बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन जहाँ अल्फाज अंकित होने लगते हैं, अल्फाज लिखे जाते हैं, वो फिर रह जाते हैं ज़मानों तक। ज़माने की जो ताबीर होती है उस पर लिखे जाते हैं, उस पर अंकित हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की अगर बात करें तो जहाँ हमने पढ़ा, करिकुलम में उनको पढ़ा, वो पूस की रात हो या फिर हीरा मोती बैल की जोड़ी हो या गरीबी का वो नज़ारा हो या फिर गांव के किसानों का टूटता हल हो या खेत से निकलता सोना हो या फिर गोदान कर्म हो, क्या नहीं है, सब कुछ, बहुत कुछ लिख गए। आखिर ऐसे ही थोड़ी कलम के सिपाही कहा जाने लगा उनको, और ऐसे ही महान उपन्यासकार थोड़े ही मानने लगे उन्हें हैं। उन्होंने साबित ही नहीं किया बल्कि उन्होंने लिखा, उन्होंने वो शब्द गढ़े हैं, उन्होंने वो अल्फाज अंकित किए हैं इतिहास में, जहाँ से हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। ज़माना बीत जाएगा अगर उनके बारे में बात करने लगे, और सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक लेखक जो होता है, वो एक उपन्यासकार जो होता है, वो उन्होंने जो लिखा हुआ है, बहुत ढिबरी की बातें करते हैं, वो आंगन की बातें करते हैं, वो दहलीज की बातें करते हैं, और वो मिट्टी की बातें करते हैं, वो सौंधी खुशबू की बातें करते हैं। तो इस तरह के एक गांव का परिवेश, वो गोबर, ताज़े गोबर की जब खुशबू आती है उसकी बात करते हैं। आप अगर बैलों को धूप में अगर उनसे हल लगवा रहे हैं तो उसकी बातें करते हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं वो, कि ऐसा लिखा है उन्होंने कि जो सबके दिलों और दिमाग दोनों पे कब्जा करता है, और एक प्रवाह है उनकी लेखनी में। बहुत बहुत उम्दा लिखा है उन्होंने, एक प्रवाह बना है। तो ये मेरे विचार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को एक बार पुनः फिर से सत सत नमन। और आप सभी के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में, आगे देखते रहिएगा, क्योंकि जो प्रस्तुति या जो अंत में कह के जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। चलिए। नमस्कार, मैं विवेक, देहरादून NIVH से आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस पर लेकर उपस्थित हूँ। एक किसान होता है जिसका नाम होता है गुड्डू। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक पत्नी होती है और एक सुंदर सी गाय होती है। गाय काफ़ी अच्छा दूध दे रही होती है, इसी हिसाब से उसका पालन पोषण किया जा रहा होता है। उसे चारा दिया जाता है, टाइम टू टाइम घास दी जाती है। लेकिन जैसा कि होता ही है, कुछ समय बाद गाय दूध देना बंद कर देती है, तो किसान और उसकी पत्नी को वो गाय बोझा लगने लगती है और वो सब उसे छोड़ देते हैं।
और यहाँ तक कि उसका बड़ा बेटा क्रूरता की सारी हदें पार कर कर उसके 2 डंडे रसीद करता है जोर जोर से, जिससे गाय तिल मिलाकर उस घर से चल देती है और जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन गाय पालतू थी, उसे जंगल में पता नहीं था कि किसान लोग अपनी खेत की रखवाली के लिए ब्लेड जैसे तारों का प्रयोग करते हैं जो कि काट डालता है। तो इस प्रकार जब उसे एक हरा भरा खेत दिखाई देता है, वो उसमें जाने का प्रयास करती है, लेकिन वो कट जाती है और लहूलुहान हो जाती है। किसान कई बार उसे देखता है लेकिन इग्नोर कर देता है। वो सोचता है इस गाय से हमारा क्या संबंध, ये खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन ठीक ना होकर उस गाय के कीड़े पड़ जाते हैं और वो कुछ समय बाद मर जाती है। ये जब किसान को पता चलता है, वो देखता है तो उसे काफ़ी दुख होता है, जो कि उसने सोचा होता है कि ये गाय ठीक हो जाएगी, लेकिन गाय ठीक ना होकर मर जाती है और वो सभी अपने दुर्व्यवहार पर पछताते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पछतावे क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोगों को कई सावधानी चाहिए। इस कहानी के दौरान मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि गाय का दूध तो लोग पीना चाहते हैं और पीते भी हैं, लेकिन उसे छोड़ देते हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ब्लेड के तार न इस्तेमाल किया करें। आप लोग कटीले तार जो होते हैं, जो कि सिर्फ चुभने से आभास करते हैं, जो कि काटते नहीं हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए, जिससे गाय जैसे जानवर को जो क्रूर लोग, जो निंदनीय जो घटना करते हैं, जो लोग वो छोड़ देते हैं ताकि उन गाय को नुकसान ना पहुंचे। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे कि जिस प्रकार हम गाय का दूध पीते हैं उसी प्रकार हमें उसका लालन पालन करना चाहिए। इस कहानी से मैं यही सीख देना चाहूँगा और आप सभी लोग इस कहानी से ये सीख चुके होंगे। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि ये सीखें और ये सीख सभी तक पहुँचे। इसी आशा के साथ ये कहानी इसी प्रकार मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह उत्तराखंड नैनबाग से, और आज जो मेरी कविता है वो पूर्णतः प्रेमचंद जी को समर्पित है। तो सुनाता हूँ कि प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी संस्कृति को गाया है, प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी संस्कृति को गाया है, उनके जैसे उपन्यास अब तक न कोई लिख पाया है। प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी संस्कृति को गाया है, उनके जैसे उपन्यास अब तक न कोई लिख पाया है। पढ़कर देखो उपन्यास में लिखी हुई सच्चाई को। उन्होंने उपन्यास के बीच बीच में जो अपने विचार लिखे हैं वो 100% सही है, आप पढ़कर देख लीजिएगा। पढ़कर देखो उपन्यास में लिखी हुई सच्चाई को, समझो उनके उपन्यास में छुपी हुई अच्छाई को। जीवन भर संघर्ष किया जिन्होंने पाई पाई को, जीवन भर संघर्ष किया जिन्होंने पाई पाई को, पराजित कर दिया उन्होंने था समस्त कठिनाई को, पराजित कर दिया उन्होंने था समस्त कठिनाई को, पराजित कर दिया उन्होंने था समस्त कठिनाई को। अनुचित थी जो परंपरा उनके खिलाफ भी लड़े थे वो, अनुचित थी जो परंपरा उनके खिलाफ भी लड़े थे वो। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध भी लड़े थे वो, अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध भी लड़े थे वो। अंग्रेजों पर निर्भर थे इस अहंकार को तोड़ दिया, अंग्रेजों पर निर्भर थे इस अहंकार को तोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के लिए रोजगार को छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन के लिए रोजगार को छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन के लिए रोजगार को छोड़ दिया। भारत को आजाद कराने सम्रांगण में कूद गए, भारत को आजाद कराने सम्रांगण में कूद गए। कलम के माध्यम से लड़ने अंग्रेजों के वो विरुद्ध गए, कलम के माध्यम से लड़ने अंग्रेजों के वो विरुद्ध गए, कलम के माध्यम से लड़ने अंग्रेजों के वो विरुद्ध गए। लेखन के माध्यम से बोले अपमान नहीं कोई सहन करे, लेखन के माध्यम से बोले अपमान नहीं कोई सहन करे। भारत विकसित कैसे होगा इस पर चिंतन गहन करे, भारत विकसित कैसे होगा इस पर चिंतन गहन करे, भारत विकसित कैसे होगा इस पर चिंतन गहन करे। जातिवाद पर लड़ना छोड़ो मिलकर के सब साथ रहे, जातिवाद पर लड़ना छोड़ो मिलकर के सब साथ रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में न कोई अपवाद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में न कोई अपवाद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में न कोई अपवाद रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं विकास चौधरी उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक स्वकल्पित कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका उपयुक्त शीर्षक है जरूरत। गांव से कुछ दूरी पर एक हरा भरा मैदान था। वृक्षों की सुविस्तृत श्रृंखला इसे परम शोभायमान बनाती थी। सुबह का वक्त था। सूर्य ने ज्यों ही अपना प्रकाश किरण पुंज धरातल पर बिखेरना शुरू किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अंबर तल से चांदी की लकीरें धरा पर खिंची चली आ रही हों। गांव के सभी लोग अपने पशुओं को इसी मैदान में चराया करते थे।
आज गांववासी ज्यों ही अपने पशुओं को लेकर मैदान की ओर जा ही रहे थे कि मिस्टर राठौर ने आकर हुक्म सुनाया, आज के बाद इस मैदान में किसी के भी पशु चरने नहीं आने चाहिए। अब ये जमीन हमने खरीद ली है और हम यहाँ एक कारखाने का निर्माण करना चाहते हैं। बस राठौर का यह कहना था कि अगले दिन से गांव का कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को लेकर उस मैदान की ओर न जा सका। अब वे अपने पशुओं को कहाँ चराते? आसपास की ऐसी कई जमीनों पर बड़े बड़े हुक्कामों ने इसी तरह कब्जा किया हुआ था। ग्वालों का गांव था, पशुओं का दूध बेचकर जो कुछ भी कमाई होती वही उनकी आजीविका का आधार था। लेकिन अब कई घरों में चूल्हे ठंडे हो चुके थे और अगर चूल्हे जलते भी तो दिन में एक बार या पूरे दिन भर यूं ही ठंडे पड़े रहते। 5 वर्ष बीत गए। मिस्टर राठौर के घर में एक बड़ी दावत का आयोजन होने वाला था, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय रह गया था। सब साधन उपलब्ध थे, सारी सामग्रियां आ चुकी थी, बस कमी थी तो दूध की। दूध के नाम पर सारे शहर में सूखा पड़ा हुआ था। 2-3 दिन सोच विचार करने के बाद मिस्टर राठौर को जब ग्वालों के गांव का ख्याल आया तो अगले ही दिन वे गांव की ओर चल पड़े। ज्यों ही उनकी गाड़ी गांव के करीब की सड़क पर रुकी तो क्या देखते हैं कि सारा गांव उजड़ चुका है, सारे घर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। अब गांववासी कहीं दूर जाकर रहने लगे थे, जहां उन्होंने एक भरा पूरा गांव आबाद किया था। रईस लोग चाहे अपने आलीशान घरों में कितनी भी शानो शौकत के साथ क्यों न रह लें, लेकिन उनकी कुछ ज़रूरतें गरीबों के द्वारा ही पूरी होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। महान उपन्यासकार एवं कथाकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर मैं अंकित NIVH देहरादून से आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का नाम है गरीबी के कारण। आइए कहानी सुनते हैं। लड़खड़ाए हुए कदमों से जब रामू ने घर के अंदर कदम रखा तो पत्नी ने पूछा, क्यों घबरा रहे हो? रामू, जमींदार इसी ओर चला आ रहा है। पत्नी, पैसे मांगने आया होगा? रामू, हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। पत्नी, तो फिर मना क्यों नहीं कर देते? रामू, कितनी बार तो मना कर चुका। पिछली बार धमकी दे गया था कि अगली बार पैसे ना मिले तो जीता ना छोड़ेगा। पत्नी, यहाँ तो रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता और इन्हें पैसों की लगी हुई है। रामू, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। पत्नी ने तिजोरी रामू की ओर फेंकते हुए कहा, मेरे पास क्या पैसे उगजते हैं? उसने तिजोरी में हाथ डाला, जो कुछ था उसे बाहर निकाला और बड़े ही शिथिल कदमों से दरवाजे की ओर जाने लगा, गोया अपनी मृत्यु को गले लगाने जा रहा हो। वह दरवाजे पर पहुंचने ही वाला था कि तभी पत्नी ने आवाज़ दी, जी सुनो। उसने पलटकर देखा और कहा, हाँ। पत्नी के हाथ में गहने थे। कहा कि इतने से तो काम ना चलेगा, इन्हें भी बेच देना और अगली बार से किसी से कर्जा ना लेंगे। यही तो होगा ना कि भूखों मर जाएंगे। जमींदार सब कुछ सुन रहा था। इस वार्तालाप को सुनकर वह अपने आप को रोक ना सका और बेधड़क घर के अंदर घुस आया। उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, रामू, ये कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाने पीने का प्रबंध कर लो। रामू ने कहा, मालिक, ऐसा क्यों? जमींदार ने कहा, पहले मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी गरीबी में जीवन बिता रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दोनों बच्चे जो अभी बाहर खेलने गए हुए थे अंदर आए। जमींदार ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और उनसे जी भरकर प्यार किया। बच्चों ने पूछा कि मम्मी और पापा क्यों रो रहे हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जमींदार की आंखों में भी आंसू थे। बच्चे अभी नादान थे। माँ और बाप को रोता देखकर वो नादान बच्चे भी रोने लगे। उधर थोड़ी ही देर बाद बाहर गाड़ी से कुछ सामान उतारा जा रहा था। शायद 1 महीने के राशन पानी का प्रबंध एक बार में ही कर दिया गया था।